Good morning, students. Today here in this video we will discuss about Rutherford alpha rays scattering experiment and Rutherford atomic model. In Rutherford alpha rays scattering experiment, Rutherford allow a narrow beam of alpha particles to fall on the thin gold foil and determine the subsequent path of these particles with the help of spherical जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन। रदरफोर्ड ने अपने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स की बीम को गोल्ड फॉयल के साथ स्ट्राइक किया, थिन गोल्ड फॉयल के साथ स्ट्राइक किया, और जो गोल्ड फॉयल उसने यूज की उसकी जो थिकनेस थी इट वाज नियरली 1 एटम थिक, वो लगभग 1 एटम के बराबर थिक थी। एंड he determined the subsequent path of these particles। जब वो पार्टिकल्स गोल्ड फॉयल के साथ स्ट्राइक किए उसके बाद उसने उन अल्फा पार्टिकल्स के पाथ को स्टडी किया बाय यूजिंग स्फेरिकल जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन। मतलब उसने एक स्फेरिकल स्क्रीन यूज की जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी, और उस स्क्रीन को उसने उन अल्फा पार्टिकल्स के पाथ को स्टडी करने के लिए यूज किया। Now what he observed in his alpha rays experiment, the first observations, most of the alpha particle, nearly 99%, passed through the gold foil with little or no disturbance। जितने पार्टिकल्स उसने गोल्ड फॉयल के ऊपर स्ट्राइक किए अल्फा पार्टिकल्स, उनमें से 99% जो हैं वो गोल्ड फॉयल में से सीधे पास हो गए with little or no disturbance। Second observations, a few alpha particle underwent deflections through small angles। कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो स्मॉल एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो गए। एंड द थर्ड वन, very few alpha particle were deflected back, that is through an angle greater than 90 degree। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स, कितने कम? नियरली 1 in 20,000। मतलब 20,000 पार्टिकल अगर गोल्ड फॉयल के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं तो 20,000 पार्टिकल में से कोई एक पार्टिकल ऐसा होगा जो कि गोल्ड फॉयल के साथ स्ट्राइक करके वापस आ गया, डिफ्लेक्टेड बैक। Now what he conclude from the observations he recorded in his alpha rays experiment? First conclusion, since most of the alpha particle passed through the foil without undergoing any deflections, there must be sufficient empty space within atom, or most of the space in the atom is empty। जो हमने पहली ऑब्जर्वेशन डिस्कस की उसमें आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल मींस नियरली 99% अल्फा पार्टिकल जो थे वो गोल्ड फॉयल में से सीधे पास हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शंस, या यू कैन से विद लिटिल और नो डिस्टर्बेंस। तो अगर वो पार्टिकल गोल्ड फॉयल में से सीधे पास हो रहे हैं, दिस मींस कि उनके रास्ते में, उनके पाथ में कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं आई, कोई रुकावट नहीं आई। तो वहां से उसने क्या कंक्लूड किया? वहां से उसने ये कंक्लूड किया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, कि एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है? एम्प्टी है, और इसलिए वो पार्टिकल उस एटम में से, मतलब जो गोल्ड फॉयल थी उसमें से वो सीधे पास हो गए। Thereafter, the second conclusion, since few alpha particles were deflected through small angles and alpha particles were positively charged particles, these could be deflected only by some positively body within the atom, thus the center of atom is positively charged। जो सेकंड ऑब्जर्वेशन हमने पढ़ी, सेकंड में आपको बताया था कि few alpha particles, कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे, they deflected by small angles, वो स्मॉल एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो गए। तो वो क्यों डिफ्लेक्ट हुए? एज द अल्फा पार्टिकल्स कैरीज द पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो रहा है,
तो पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव ही रिपेल कर सकता है। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर कोई चीज उसको रिपेल कर रही है तो उसके ऊपर भी पॉजिटिव ही होगा। तो जब अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉयल में से पास किए गए और वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, दिस मीन्स कि उस एटम के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है, उस एटम के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है, वो उस अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर रहा है। तो इसको कंक्लूड उसने कैसे किया, इसको रदरफोर्ड ने कहा कि जो एटम का जो सेंट्रल पार्ट है, सेंटर ऑफ एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो जो अल्फा पार्टिकल एटम के सेंटर के पास से गुजरे, वहां अल्फा पार्टिकल्स और एटम के सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज है उनके बीच में रिपल्शन हुई, एंड दैट्स व्हाई दे डिफ्लेक्ट बाय स्मॉल एंगल्स। और वो अल्फा पार्टिकल जो हैं वो स्मॉल एंगल के साथ क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। देयरआफ्टर द थर्ड कंक्लूजन, since some of the alpha particles were deflected back and alpha particles were heavy particles, these could be deflected back only when they strike with the heavier body inside the atom. The center of atom carry heavy mass, or we can say most of the mass of the atom is concentrated at the center of atom. जो थर्ड हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी, थर्ड ऑब्जर्वेशन में हमने पढ़ा था वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बैक। 20,000 में से कोई एक पार्टिकल ऐसा था जो डिफ्लेक्ट होकर वापिस आ गया। ये हमने थर्ड ऑब्जर्वेशन में पढ़ा था। तो इसके रिगार्डिंग रदरफोर्ड ने क्या कहा कि अल्फा पार्टिकल जो हैं, दीज आर द हैवी पार्टिकल्स, वो हैवी पार्टिकल्स हैं, एंड दीज कुड बी डिफ्लेक्टेड ओनली व्हेन दे स्ट्राइक्स विद द हैवियर बॉडी। और हैवी पार्टिकल तभी वापिस रिफ्लेक्ट होगा अगर वो किसी हैवियर बॉडी के साथ स्ट्राइक करेगा। तो इसके रिगार्डिंग फिर रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने कहा द सेंटर ऑफ एटम कैरी हैवी मास, कि जो एटम का सेंटर है उसमें कोई हैवी मास है, और अल्फा पार्टिकल जब उस मास के साथ स्ट्राइक किया तो वहां से क्या हो गया, दैट डिफ्लेक्टेड बैक। तो इसके रिगार्डिंग रदरफोर्ड ने कहा कि एटम का जो मोस्ट ऑफ द मास है वो कहां पर है, वो एटम के सेंटर में कंसंट्रेट है। मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम। मतलब तीन ऑब्जर्वेशंस थी, तीन ऑब्जर्वेशन से तीन कंक्लूजन आए। पहला कंक्लूजन आया मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, कि एटम के अंदर जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो एम्प्टी है। ये कंक्लूजन आया पहली ऑब्जर्वेशन से। दूसरा कंक्लूजन आया द सेंटर ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, सेंटर ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। ये कंक्लूजन कहां से आया, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन से। और तीसरा कंक्लूजन आया मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम, कि एटम का जो मोस्ट ऑफ द मास है वो कहां होता है, एटम के सेंटर में होता है। और ये कंक्लूजन कहां से आया, इट केम फ्रॉम द थर्ड ऑब्जर्वेशंस ऑफ द अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। By considering these observations and conclusions, Rutherford gave an atomic model. According to the model, almost the entire mass and all the positive charge of an atom is concentrated in a very small region in the center of atom known as nucleus. Rutherford ने कहा कि एटम का जो एंटायर मास है, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम, कि एटम का जो मैक्सिमम मास है और ऑल द पॉजिटिव चार्ज, और जो उसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन इन द सेंटर ऑफ एटम। वो कहां पर होगा, वो एटम के सेंटर में होगा, और उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम कहेंगे न्यूक्लियस। क्या कहेंगे उसे हम, न्यूक्लियस। एटम का सारा मास मींस मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड in a very small region in the center of atom known as nucleus. Thereafter the second point, most of the space outside the nucleus is empty and is called extranuclear part, कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस के बाहर वाला स्पेस है वो मोस्ट ऑफ द स्पेस जो होगा वो एम्प्टी होगा, और उसे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं, उसे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहेंगे। Thereafter the third point, the magnitude of positive charge on the nucleus is different for different atom, कि अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होंगे
उनमें जो न्यूक्लियस, उनकी जो न्यूक्लियस पर जो चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस पर होगा, वो डिफरेंट एटम्स पर डिफरेंट होगा। Thereafter, the fourth one, electron revolve around the nucleus in scattered manner with a fast fate. रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर स्कैटर्ड मैनर में रिवॉल्व करते रहेंगे फास्ट फेट से। Thereafter, the fifth point, the centrifugal force arising due to the fast speed of electron balances Coulombic force of attractions of the nucleus and electron remains stable in its path. तो रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन की जो फास्ट स्पीड है, इलेक्ट्रॉन की जो फास्ट स्पीड है, उसकी वजह से जो वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराइज होगी, वो जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस एज यू नो द अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी। तो रदरफोर्ड ने कहा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस करेगी और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अपने पाथ में स्टेबल रहेगा। Thereafter, limitations of Rutherford model of atom. There are two limitations of Rutherford model of atom. The first one, Rutherford could not explain the stability of atom. Rutherford जो था वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। And the second one, this model fails to explain the hydrogen spectrum. रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया।